नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का चौथा पाठ नागार्जुन की कविताएं हैं, जिनमें हमने 5 कविताओं का सरलार्थ किया है। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। जैसे कि नागार्जुन का जीवन परिचय पहले कर चुके हैं। अब आता है नागार्जुन के काव्य की अभिव्यक्ति पक्ष यानी बाहरी पक्ष। भाषा शैली कैसी है? अभिव्यक्ति पक्ष को बोलते हैं भाषा शैली। तो भाषा शैली कैसी है इसका हम वर्णन करेंगे। तो नागार्जुन के अभिव्यक्ति वैशिष्ट्य कैसा है? जैसे अनुभूति पक्ष का संबंध काव्य की आत्मा से होता है और अभिव्यक्ति पक्ष का संबंध काव्य के शरीर से है, यानी बाहरी से है, बाहर से। भाषा कैसी है, इसके शब्द भंडार कैसा है, छंद अलंकार कैसे हैं। काव्य की उत्कृष्टता माने श्रेष्ठता के लिए उसके अनुभूति पक्ष के साथ साथ अभिव्यक्ति पक्ष का भी सुंदर और उत्कृष्ट होना परम आवश्यक है। जब हम नागार्जुन के काव्य का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके काव्य की अनुभूति पक्ष की भांति उनके काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी अत्यंत सशक्त है। उसके अभिव्यक्ति पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या आता है? उसकी भाषा। नागार्जुन की भाषा, वैसे तो ये मैथिली भाषा के कवि थे, मैथिली भाषा से हिंदी में खड़ी बोली में लिखने लगे। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में सहज, सरल और सहज आम बोलचाल की खड़ी बोली प्रयुक्त की है। वे जन कवि कहलाते हैं। उन्होंने सार्थक शब्दों का प्रयोग और शब्दों की सादगी और संयम पर बल दिया है। वे भाषा की सजावट और बनावट के पक्षधर नहीं है, बल्कि सीधी सादी सरल सहज भाषा अपनाने के हिमायती हैं। वास्तव में उनकी भाषा आम आदमी से और उनकी धड़कनों से सीधे जुड़ती है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का कहना है कि जन सामान्य की भाषा भी पंडितों और काव्य रसिकों की भी भाषा है। सारगर्भित उताद भाषा को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः उन्होंने सरल और सादी भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि इनके बारे में कहा है जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है। वैसे उनकी भाषा प्रश्नानुकूल, वर्ग सत्र के अनुकूल, उताद बहुत ही उत्तम, गंभीर भावों के चित्रण में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। सरल और सहज भावाभिव्यक्ति में आम बोलचाल की भाषा प्रयुक्त की है। उन्होंने अंचल क्या होता है? उस क्षेत्र के, जो बिहार का अंचल था, बिहार का क्षेत्र शब्दों भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए हैं। जन प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियां भी उनकी कविताओं में बहुधा मात्रा में आई हैं। उन्होंने जन आकांक्षाओं को उन्हीं के मुहावरे कहावतों के शब्दों को व्यक्त करते हुए भाषा को नया तेवर और जीवंतता प्रदान की है। उनकी भाषा शब्दावली का उदाहरण देखिए। शिशु सुलभ सहज मुस्कान लिए, शायद तुम हम पर हंसते हो, छोड़ो इस दिल में क्या क्या है, नाहक ही अंदर धंसते हो। अगला है काव्य गुण। काव्य गुण क्या होता है? काव्य शास्त्र में काव्य के 3 गुण होते हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। ओज वीरता से संबंधित होता है। माधुर्य जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हो, वियोग या श्रृंगार का। प्रसाद सीधी सरल भाषा में समझ में आने वाले वर्णों का होता है। ओज में वीरता का वर्णन हो, जैसे उनको प्रणाम में ओज गुण है। तो जो देश के वीरों शहीद हो जाते हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, तो उसमें ओज गुण है। प्रसाद गुण सामान्यतः विषयों में सरलता और सहजता लाने के लिए, माधुर्य गुण प्रेम, भक्ति, वात्सल्य आदि रसों में मिठास लाने के लिए, ओज गुण वीर, भयानक, रौद्र माने क्रोध के रसों में कठोरता का समावेश करने के लिए प्रयुक्त होता है। नागार्जुन के काव्य में अधिकांश स्थलों पर प्रसाद गुण का ही अधिक प्रयोग हुआ है। उनकी कुछ कविताओं में हालांकि माधुर्य और ओज गुणों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु प्रसाद गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण से उनका सीधी सादी समझ में आ जाता है। और उनकी कविता पुरानी जुतियों का कोर्स में एक उदाहरण है। जैसे पार कर गया मेरा साथी पद यात्रा की मंजिल, जीवन दान दिया हमने आसान हो गई है मुश्किलें। अगला है अलंकार योजना। दूसरा स्थान किसका है?
अलंकार का। पहला भाषा था, दूसरा ने काव्य गुण है और तीसरा यह है अलंकार। नागार्जुन जी ने अलंकारों का मोह नहीं था, यही कारण है कि उनके काव्य में अलंकारों की अधिकता नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी उनकी कविता पूरी तरह से अलंकार विहीन भी नहीं है। अनायास ही से ही उनकी कविताओं में अनेक शब्द और शब्द अलंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे अनुप्रास तरलता हावी थी, सीधे साधे प्रश्न पर पद्मैत्री अनाप शनाप बकते हैं लोग, पुनरुक्ति प्रकाश भीनी भीनी खुशबू वाले मानवीकरण, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो ये अनुप्रास आ गए हैं, पद्मैत्री है और पुनरुक्ति प्रकाश माने दो शब्दों की बार बार आवृत्ति के कारण मानवीकरण है। जैसे चूल्हा रोया, चूल्हा के रोता थोड़ी है। अगला है बिंब। बिंब क्या अर्थ है? इमेज, चित्र छिप जाना। उनके काव्य में चित्र छिप जाते हैं हमारे हृदय में। आधुनिक बिंब का अर्थ है चित्र या इमेज, इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। आधुनिक काल में अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बिंब विधान को बड़ा ही महत्व दिया गया है। नागार्जुन की अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बिंब विधान का बड़ा महत्व है। नागार्जुन ने अपने काव्य में इंद्रिय और अनुभूति परक व अभिव्यंजना परक बिंबों का मुक्त हस्त प्रयोग किया है। उनमें प्रयुक्त कुछ बिंब के उदाहरण दृष्टव्य है। दृश्य बिंब, धुआं उठा आंचल आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। नाद यानी कि दृश्य है, यानी कि धुआं का क्या है? देखा गया है। नाद बिंब में लोहा पीट रहे हैं, पीटने से क्या है? ध्वनि। और सर्वे बिंब क्या क्या सुनूं, क्या क्या सुनूं, तो इससे क्या है? सर्वे। और गंध में भीनी भीनी खुशबू से किसकी है? गंध आना। अगला छंद। आधुनिक काल के कविताओं में छंदों की कविता का बंधन बताते हुए मुक्त छंद का जो प्रचलन बढ़ा, उसके प्रभाव से नागार्जुन भी नहीं बच पाए हैं। उन्होंने भी मुक्त छंद की कविताएं लिखी हैं। हालांकि उनकी कुछ कविताएं अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा आदि छंदबद्ध भी हैं, और उनकी अधिकांश कविताएं अपने समकालीन कवियों की भांति मुक्त छंद ही हैं। उन्होंने छंद का प्रयोग भी किया है, उनकी अपनी मर्जी का है। जैसे अकाला उसके बाद में प्रयुक्त छंद 27 मात्राओं वाला है। इसमें 11 मात्राओं पर यति आती है। छंद का दोहा सा आभास होता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और अधिकांश मुक्त छंद है। डेमोक्रेसी की डेमी, वो देखो देखो गुफा से निकली संजय की कमी। तो ये है, कभी कोई छोटी पंक्ति, कभी कोई बड़ी पंक्ति, ये मुक्त छंद है। अगला है शैली। शैली कैसी है? उनमें शैली क्या होती है? जैसे व्यंग्य शैली, नाटक शैली, वर्णात्मक शैली, व्यंग्य शैली आदि होती हैं। ये शैलियाँ होती हैं। तो नागार्जुन की कविताओं में शैली की दृष्टि में विविधता के दृष्टिकोण होते हैं। कविता में पद शैली या आत्म कथात्मक या सौगत शैली। जब कवि अपने बारे में वर्णन करता है तो वह आत्म कथात्मक शैली होती है। जब दो पात्रों के आपस में बातचीत कर रहे हों उसे संवाद शैली या नाटकीय शैली बोलते हैं। उद्बोधन शैली क्या होती है? किसी को उत्तेजना देना, किसी को संबोधित करना, उसको उत्साहित करना, उसको बोलते हैं उद्बोधन। और सुक्तात्मक शैली, वर्णन, किसी घटना का वर्णन करना। व्यंग्य, किसी पर, जैसे राजनीति पर उन्होंने व्यंग्य, तीखे व्यंग्य किए हैं, तो वह क्या होती है? व्यंग्यात्मक शैली होती है। विचारात्मक, आवर्ती, प्रसन्न शैली, आत्म कथात्मक शैली का ये वर्णन है। बाल डांस में हम उनसे टकराए, कॉकटेल में घुल मिल कर मुस्काए, चले गए ऑस्ट्रेलिया युवक उत्सव में विश्व शांति का सौरभ ढोलाए। तो इन्होंने आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। और इनका अगला प्रश्न है, नागार्जुन जनसाधारण के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए या सामाजिक चेतना का वर्णन कीजिए। नागार्जुन की सामाजिक चेतना का ये प्रश्न कई बार आ लिया है। ये क्या है? जो समाज में से जुड़ी समस्याओं से संबंधित हैं। तो नागार्जुन का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे छोटे।
तो ये सामाजिक चेतना का बहुत ही जरूरी पर्सन है। इसलिए नागार्जुन का जन्म एक अभावग्रस्त परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। इसलिए नागार्जुन ने जीवन के यथार्थ माने हूबहू जैसा व्यतीत करते हैं, हूबहू यथार्थ को अत्यंत निकटता से देखा। यानी कि कठिनाई थी जो समाज झेल रहा था, उनको निकटता से देखा उन्होंने। और उनकी कविताओं में जनता का क्या है, दर्द है, जनता का दर्द है, जागता हुआ दिखाई देता है। उनकी कविता कल्पना लोक में विचरण की अपेक्षा ठोस धरातल पर चलती हुई देखी जा सकती है। ठोस धरातल माने बिल्कुल जो भी लोगों को पीड़ा कष्ट थी उनको हूबहू उन्होंने वर्णन किया है। ठोस धरातल पर जो देखा, जो पीड़ा भोगी, जो दुख कष्ट है, उन्हीं को वर्णन करते हैं। उन्होंने जनसाधारण के जीवन की पीड़ा को अपनी रचनाओं के माध्यम से वाणी प्रदान की है। उन्होंने अपने दुख के भीतर साधारण लोगों के दुख को देखा है। उन्होंने जनसाधारण के जीवन के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। नागार्जुन जी जनसाधारण के पक्षधर बनकर सामने आए हैं, इसलिए उन्हें जनसाधारण का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आम जनता के दुखों को अपनी कविताओं में प्रकट किया है। प्रेत का बयान कविता में उन्होंने संतरता के बाद भारत की जनता की गरीबी का यथार्थ चित्रण किया। नागार्जुन के काव्य में सर्वत्र जनसाधारण का शोषण करने वाली व्यवस्था के विरोध और विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। वे चाहते हैं कि संतृप्त भारत की गरीब जनता को भी विकास के अवसर मिले, उनके जीवन में पीड़ा दुख का अंत हो। अतः स्पष्ट उन्हें जनसाधारण का प्रतिनिधि कहना उचित है। यह कहते हैं, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बीमारी से, मिले न रोटी कपड़ा भटके दर दर बने भिखारी से। तो ये इनकी मशहूर पंक्ति है नागार्जुन की, जो उनको जनसाधारण का कवि कहते हैं। और अगली कविता है, उनको प्रणाम कविता में देश प्रेम की भावना को स्पष्ट कीजिए, या उनको प्रणाम कविता का कथ्य या उद्देश्य स्पष्ट किए। जैसे हम ये इस कविता का सार भी पढ़ चुके हैं, तो जो शहीद हुए हैं उनके प्रति कवि श्रद्धांजलि प्रकट करता है। जो मीडिया से दूर रहे हैं उनके प्रति अपने विचार प्रकट करता है कवि यहाँ पर। उनको प्रणाम शीर्षक कविता में कवि ने अनेक अकिंचन माने गरीब, साहसी और अज्ञात शहीदों को प्रणाम करने के लिए कहा है। कवि का मत है कि संसार सदैव सफलता प्राप्त व्यक्तियों को ही सफलता, यानी कि जो आदमी सफल होता है संसार में या मीडिया में आता है उसी को सलाम करते हैं, परंतु जो मीडिया से दूर रहता है, क्या उन्होंने क्या काम नहीं किया? क्या अकेला गांधी ने देश आज़ाद कराया? नहीं, बहुत से हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, जिनका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो नागार्जुन उनको प्रणाम करता है, यही कहता है, संसार सदैव सफलता प्राप्त व्यक्तियों को ही सलाम करता रहा, किंतु जो लोग लक्ष्य प्राप्ति में सफल न होने के कारण या कुंठित हो गए, बीच में ही रह गए, फिर भी युद्ध के समाप्त होने से पहले ही हार गए, उन्हें उत्साह और प्रयास को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि उनका भी उत्साह और प्रयास स्वीकार करने चाहिए और अपने तुच्छ साधनों से महान कार्य करने का प्रयास करने वाले लोगों जैसे छोटी सी नाव लेकर संसार सागर पार करना या फिर अकेले तुच्छ साधनों के साथ विषयों की परिक्रमा करने में असफल लोगों को भी प्रणाम करना चाहिए, ताकि भविष्य में और लोग भी उनका अनुसरण करते हुए महान कार्य करने के लिए प्रयास करते रहें। तो इस कविता में कहता है, एकांकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले हैं, हो गए पंगु प्रतिपद इतने अदृष्ट के पांव चले, उनको प्रणाम। कवि उनको प्रणाम करता है। कवि ने देश पर कुर्बान होने वाले उन शहीदों को प्रणाम किया है जिन्हें लोग शीघ्र ही भूल चुके हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अतिरिक्त लाखों लोगों ने देश के लिए फांसी के फंदे चूम गए, बेमौत मारे गए। उनके बलिदान को स्मरण करना हमारा परम कर्तव्य है। कवि ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्तियों और दृढ़ निश्चय वाले लोगों को प्रणाम करने की प्रेरणा दी है।
इसी प्रमुख लक्ष्य के उद्घाटन